अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। चावल हमारी ग़िज़ा का अहम हिस्सा है। हम गंदम के बाद सबसे ज़्यादा चावल अनाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान भर में 6 मिलियन एकड़ पर चावल काश्त करके 9 से 10 मिलियन टन पैदावार हासिल की जाती है और जो चावल जिस हिस्से में काश्त होता है ये हमारे काबिले काश्त ज़री रकबे का 11% बनता है। पाकिस्तानी चावल अपनी मुनफरिद खुशबू, रंगत, जायके और साइज की वजह से दुनिया भर में पसंद किया जाता है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने 4.5 मिलियन मैट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट करके 2.5 अरब अमरीकी डॉलर का कीमती ज़र मुबादला कमाया। अभी सिर्फ हम 11% ज़री रकबे पर चावल काश्त कर रहे हैं और इस 11 को बाआसानी 22 किया जा सकता है, जिससे हम बाआसानी डबल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। धान के काश्तकार इस वक्त चंद बड़े मसाइल का शिकार हैं। किसान को चावल की कीमत पूरी नहीं मिलती। हमारे चावल में एफ्लाटॉक्सिन का लेवल भी ज्यादा है। फी किलो चावल पैदा करने के लिए 3000 लीटर पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा हम अपने चावल की एक्सपोर्ट मार्केटिंग भी ठीक तरीके से नहीं कर पाए। आज के प्रोग्राम में इन तमाम मसाइल का हल बताया जाएगा और आपको बिल्कुल नया तरीका बताया जाएगा जिसके तहत आप बहुत कम खर्चे से और कम पानी से चावल काश्त कर सकते हैं। बिरयानी, पुलाव या फिर मीठी खीर, चावल तो सब डिशेस की बुनियादी जरूरत है। आबो हवा, मॉनसून बेल्ट और तहकीकी इदारों की काविशों से पाकिस्तानी चावल दुनिया भर में नाम लेकर तलब किया जाता है। अब तक की डेवलपमेंट के मुताबिक हम 8.26 मिलीमीटर तक लंबा चावल पैदा कर रहे हैं, जो दुनिया में बहुत कम है। चावल की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाली वैरायटी बासमती 370 भी इसी खित्ते की इजाद है। इस वैरायटी से चावल में मुनफरिद किस्म की खुशबू पैदा हुई, जिसे सूंघने के बाद कोई भी इसे खाए बगैर नहीं रह सकता। चावल की बैनुल अक़वामी तिजारत में पाकिस्तान का हिस्सा 9% से जायद है, जिससे हम सालाना 2 अरब अमरीकी डॉलर से जायद का कीमती ज़र मुबादला कमाते हैं। पाकिस्तान में पैदा होने वाला चावल 70% से जायद पंजाब में काश्त किया जाता है। दरियाए चनाब और रावी के दरमियान में कॉलर का इलाका दुनिया का बेहतरीन एरिया समझा जाता है चावल की काश्त के लिए। जिला लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला और कसूर ऐसे अजला हैं जिनमें सबसे ज्यादा चावल काश्त किया जाता है। आइए आपको बेस्ट बासमती राइस की फील्ड्स में लिए चलते हैं। धान की फसल को 4 मेजर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले लाब की तैयारी, उसके बाद लाब की जमीन में मुंतकिली और उसके बाद पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ और आखिर में दाने बनने का अमल। आइए आपको इन चारों मराहिल के बारे में तफसीलन बताते हैं। चावल की काश्त में हमारे किसान कुछ बुनियादी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी फी एकड़ पैदावार कम होती है। साइम रशीद साहब से पूछते हैं कि चावल की पैदावारी टेक्नोलॉजी के बेस्ट स्टेप्स क्या हैं और किस तरह किसान ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर फरमाइएगा, अगर हम पनीरी से शुरू करें, पनीरी की तैयारी से और आगे डिफरेंट स्टेप्स जो हैं, प्रैक्टिसेस जो हैं किसान जिस तरह करते हैं उसमें कहाँ गलती करते हैं और पनीरी कैसे तैयार करते हैं? देखें, एक तो ये है कि पनीरी के लिए आपको सीड का बीज का इंतखाब करना है, वो दवाई लगा हो, उसको आपने मुनासिब सीड का इंतखाब करना है, अच्छी वैरायटी हो, अच्छे सोर्स से लें। उसके बाद पनीरी को लगाते वक्त आप उसकी जो सी मियाद है पूरी करें। मियाद से ये है कि 25 से 30 दिन की पनीरी जो सी है उसको शिफ्ट करें। आप उससे पहले शिफ्ट ना करें, उसके बाद भी शिफ्ट ना करें, क्योंकि पहले शिफ्ट करेंगे तो वो बढ़ने का चांस है सीडलिंग का, और बाद में शिफ्ट करेंगे तो उसकी पैदावार कम होने का चांस है। और इसके बाद ये है कि पनीरी की स्टेज के दौरान ही आप उसको अपनी जो सी आपकी पनीरी है उसको जिंक लाजमी दें, ताकि जो जिंक की कमी हमारी फसलों में पैदावार कम करने का बहुत बड़ा बाइस है। आप उसको फसल में तो दे ही दें, लेकिन पनीरी के दौरान लाजमी दें। ज़मीन की तैयारी की बात करें तो वो जो कद्दू करना का एक प्रोसेस है वो ज़रा बता दें, वो किस तरह किया जाए? देखिए, कद्दू करने का प्रोसेस तो ये है कि आप उसमें 2 मरतबा गहरा हल चलाएँ और उसके बाद उसमें पानी दें और सुहागा दे दें, ताकि वो ज़मीन जो होती है दब जाए, ताकि पानी वो पीना बंद कर दे, पानी इसमें खड़ा हो जाए। पनीरी की तैयारी के वक्त अगर खादों की बात करें तो क्या क्या खाद? देखिए, पनीरी की तैयारी के वक्त तो आपने उसको सिर्फ अंगूरी मार के उसको आपने जिस तरीक़ाकार है खुश ज़मीन का, तर ज़मीन का, उस तरीके से आप उसको बिजाई कर लें। उसके बाद जब आपकी पनीरी उग गए, सीडलिंग उग गए, तो कम से कम 10 दिन का आपका सीडलिंग हो जाए, उस वक्त उसको आप नाइट्रोफास दें।
तेज़ाबी खाद दें नाइट्रोजन फास्फोरस पूरा करने के लिए। और जब आपकी पनीरी की उम्र हो जाए 25 दिन की, उस वक्त उसको दोबारा आप जिंक लें और साथ थोड़ी सी उसको नाइट्रोजन और दें ताकि वो अपना कद बढ़ाकर तेज़ी से कर ले, मुकम्मल कर ले। अगर हम फर्टिलाइज़र प्लान देखें चावल का, तो वो क्या होना चाहिए बेहतरीन, जिस पे किसान के ऊपर भी बोझ ना देखें, चावल के लिए फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो 3-1-3 की रेशो से मुराद ये है बेहतर पैदावार के लिए कि जो आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं 3 हिस्से आपकी वो नाइट्रोजन होनी डालनी चाहिए, 1 हिस्सा आपका फास्फोरस और 3 हिस्से ही आपकी पोटाश हो। जी साहब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर किसान बताए हुए तरीके पर प्रैक्टिस करें तो यकीनन उनकी पैदावार 25 से 30% बढ़ सकती है। पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है और पाकिस्तान में फ़ी किलो चावल पैदा करने के लिए 3 से 4 हज़ार लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है ऐसे मुल्क के लिए जो ऑलरेडी पानी के क्राइसिस का शिकार हो, जिसके पास पानी कम हो। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीक़ों से चावल काश्त किया जाता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कुछ तरीक़ों में कम इस्तेमाल होता है। आइए आपको चावल काश्त करने के मुख्तलिफ तरीके बताते हैं। पाकिस्तान में 3 तरीकों से चावल काश्त किया जाता है। सबसे आम और रवायती तरीका कद्दू करना है, यानी ज़मीन में पानी खड़ा करना और उसमें अच्छी तरह से गहरा हल चलाना ताकि ज़मीन नरम हो जाए। हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान यही तरीका अपनाते हैं और यही पाकिस्तान का रवायती तरीका है। धान की काश्त के लिए ज़मीन में कद्दू करना इंतहाई मुश्किल और महंगा काम है। चंद साल कबल 15 से 20 दिन तक चावल की काश्त के लिए कद्दू में पानी खड़ा किया जाता था, मगर अब 3 से 5 दिन के लिए जमीन में पानी खड़ा करना ही काफी समझा जाता है। कद्दू के लिए जमीन में दोहरा हल चलाकर सुहाग गाल लगाएं और पानी छोड़ दें ताकि जमीन अच्छी तरह नरम हो जाए और नर्सरी की मुंतकली आसानी से हो जाए। चावल काश्त करने का दूसरा तरीका जमीन में बराह रास्त मूंजी का बीज फेंक दिया जाता है। इसको डायरेक्ट सीडेड राइस या DSR टेक्नोलॉजी कहते हैं, मगर पाकिस्तान में बहुत ही कम इस तरह चावल लगाए जाते हैं। चावल काश्त में डायरेक्ट सीडेड राइस सबसे आसान तरीका है, मगर इसमें पानी के अखराजात ज्यादा आते हैं। 1 एकड़ की पनीरी 5 मरले में काश्त की जा सकती है, यानी पानी और फसल की दीगर मैनेजमेंट एकड़ की बजाय सिर्फ 5 मरले प्लॉट में करना होती है, जबकि बराह रास्त बीज लगाने की सूरत में ये अखराजात पूरे एकड़ पर आ रहे होते हैं। इसके अलावा बराह रास्त बीज लगाने की सूरत में जड़ी बूटियां उगने के इम्कानात भी ज्यादा होते हैं। इन 2 तरीकों के अलावा पाकिस्तान में अब किसान एक तीसरा तरीका भी कर रहे हैं, जिसमें बगैर कद्दू किए, बगैर ज्यादा पानी लगाए पनीरी को मुंतकिल किया जाता है और ड्राई रख के चावल को पकाया जाता है। पाकिस्तान में जब मूंजी लगाने की बात आती है तो पहला सवाल जो जहन में आता है वो कद्दू और गहरा पानी, और इंसान 2-2 फीट तक उस पानी और गंदे पानी में घुसा होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल साफ पानी है और 2 इंच पानी है और बगैर कद्दू किए यहाँ बड़ी आसानी से ट्रांसप्लांट की जा रही है नर्सरी चावल की। तो ये एक ऐसा तरीका है जो अगर पाकिस्तान भर में इसको लागू किया जाए तो इससे हमारे पानी की भी बचत हो सकती है, लेबर कम हो सकती है जो ये सारा राइस ट्रांसप्लांट करती है। तो इससे हमारा जो नंबर ऑफ एकड़्स हैं वो बढ़ सकते हैं और हमारी चावल की पैदावार बढ़ सकती है। ये जो तरीका इजाद किया है सुल्तान भट्टी साहब ने, उनसे पूछते हैं मज़ीद इस तरीके के बारे में कि ये किस तरह इफ़ेक्टिव है और ये किस तरह पाकिस्तान भर में लागू किया जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तान अहमद भट्टी साहब के फार्म पे। उनसे पूछते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है। जी, ये बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिल्कुल आपने नो टिलेज की बुनियाद के ऊपर आपने जो नर्सरी है धान के उसको मुंतकिल करना होता है। उसमें 2-3 वेरिएंट्स हैं, उसमें जैसी सिचुएशन हो वैसे ही आप उस किस्म का जो वेरिएंट है वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मसलन अगर आपने लेबर के साथ काम करना है तो उसमें ये ज़रूरी है कि आपका जो नोटिल के ऊपर फील्ड पड़ा हुआ है आपने उसमें से कोई भूसा वगैरह बना लिया है। अगर नहीं भी बनाया
तो आप उसमें फैला सकते हैं, यानी उसको बतौर मल्च इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप एक ड्रिल की मदद से, चाहे वो DSR ड्रिल हो, चाहे वो वीट ड्रिल हो, उसकी मदद से आप 2.5 से 3 इंच गहरी झरी लगाकर उसमें आप पानी छोड़कर उसमें बराह रास्त पनीरी को मुंतकिल करवा सकते हैं बजरिया लेबर। मैं अपने किसान भाइयों को भट्टी साहब की जो लास्ट सीज़न का राइस था वो इन्होंने कैसे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रो किया, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। जी भट्टी साहब, ये तो इतनी आसान है कि ये मैं भी लगा सकता हूँ। अब इससे बड़ी शहादत और क्या चाहिए हमारे फार्मर्स को कि हमारी जो प्रोफेशनल जो लेबर होती है उसमें और आप में क्या फ़र्क है। आप इतनी आसानी से इसको मुंतकिल कर रहे हैं। आप इसमें लेबर को एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब वो पडल्ड फील्ड जिसमें कद्दू किया जाता है ना, उसमें जब वो लगाते हैं, जब वो पीछे को हटते हैं तो उनकी फोर्स अप्लाई होती है, उनका जोर लगता है। तो इस जोर से फिर आप खुद ही समझते हैं कि फिर उससे क्या होता है। भट्टी साहब, लास्ट सीजन में आपने इस मॉडल के तहत कितने एकड़्स लगाई थी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि साइंटिफिकली ये मुमकिन नहीं है, तो आप ये फरमा दें कि उसमें से आपकी फ़ी एकड़ पैदावार क्या थी और जो आपके नेबर्स लगाते हैं ट्रेडिशनल तरीके पे उनकी फ़ी एकड़ पैदावार क्या थी? देखिए जी, मैंने 80+ के ऊपर मैंने ये जो धान है ये इसी तरह बराह रास्त इसकी पनीरी मुंतकिल की बगैर ज़मीनी तैयारी के। तो मेरी जो ओवरऑल फार्म की जो एवरेज है वो थी 58 माउंट्स पर एकड़, यानी 58 मन फ़ी एकड़। अच्छा, इस एरिया में जो बाकी लोगों की एवरेज है ये वो क्या जी, वो तकरीबन को बड़ा जो टॉप का ज़िम्मेदार है जिसने सारे तकरीबन तकाजे पूरे किए थे वो 40+ के लगभग गया, इससे नीचे ही रहे हैं तकरीबन। अच्छा, हमारा आम किसान जो है वो अगर इस तरीके पे आना चाहे तो क्या 4-5 स्टेप्स हैं वो बता दें, आसान स्टेप्स जो हमारा आम किसान बगैर मशीनों के कर सके। वो बिल्कुल, जब भी उसकी जो अपना फसल फारग होती है गंदम की, उसके बाद उसको हस्बे मुयस्सर या जितना भी पानी उसे मुयस्सर वो लगाता रहे, नहीं तो एक दो दफ़ा वो पानी लगा ले, उसमें वीड्स को उगने दे। जब वीड्स मुकम्मल उग जाएंगी उसके बाद वो किसी भी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का इंतखाब करके उसको स्प्रे कर दे। स्प्रे करने के बाद बस उसको पानी लगा दे, 1-2 दिन पानी खड़ा रहे, उसमें जो ये नीचे नाड़ आपको नज़र आ रहा है ये गल जाता है। बस एक आध ये एतराज़ होता है कि जी ये हाथ में लगेगा, तो जब 2 दिन पानी इसमें आप छोड़ेंगे तो ये गल जाएगा। तो अगर अभी आप खुद बता सकते हैं कि आपके हाथ को कोई नाड़ लगा है या आपका हाथ? जी बिल्कुल, ये गंदम का नाड़ है जो अभी गंदम यहाँ हार्वेस्ट हुई है चंद दिन कबल, और उसके बाद पानी लगा दिया गया और ये नाड़ गल चुका है, और इसी नाड़ की मौजूदगी में ही आप बगैर ज़मीनी तैयारी के आप बराह रास्त धान की पनीरी को बड़ी आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीका जो है फ़ी एकड़ उस पर कितनी कॉस्ट आती है, और ये वाला जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है इसके ऊपर पर एकड़ कितनी? जो करंट सिचुएशन है हमारी जो डीजल की, उसमें 15 से 20 हज़ार आसानी से ज़मीनी तैयारी के ऊपर आपका पर एकड़ जो खर्चा है वो आ जाएगा। पौधा खड़े होने तक पानी हमें कुछ दिन 1-2 इंच इसमें खड़ा रखना है, कितने दिन रखना है, और उसके बाद क्या पोजीशन, सिर्फ मॉइस्ट रखना है हमने जड़ों को या उसके बाद भी पानी खड़ा करना है? नमी इनिशियल स्टेज पे इसकी नमी को तेज़ रखना होता है, चूँकि ये वाटर लविंग प्लांट है। आप ना भी करें तो ये टिलरिंग थोड़ी कम करेगा, मरेगा नहीं ये पौधा। तो जाहिर बात है जब टिलरिंग कम करेगा तो ये पैदावार पे भी असर पड़ेगा। ये ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि 10 से 12 दिन तो आपको दरकार हैं हर्बिसाइड को मौसर करने के लिए। उसके बाद आप रोज़ाना की बुनियाद पे या दूसरे दिन या तीसरे दिन भी पानी लगा लें। 25 से 30 दिन तक आप पानी लगा लें, इसकी नमी तेज़ रख लें। 25 से 30 दिन तक इसकी जो टिलरिंग है जितनी होनी होती है वो उसके आसार जो हैं वो बन चुके होते हैं। उसके बाद फिर आप इसको बतरों पे ले जाएं, चाहे वीकेंड पे इसको पानी लगाएं। चावल की फसल की बात कीजिए तो सबसे बड़ा खर्चा पानी का ही है, तो अगर किसान पानी की बचत कर लेते हैं और लेबर की बचत कर लेते हैं तो ये एक बड़ी बचत होगी। चावल की काश्त में सबसे मुश्किल काम ट्रेंड लेबर से पनीरी लगवाना है, और उसके ऊपर फी एकड़ 14 से 15 हज़ार रुपये अखराजात आते हैं। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि चावल की काश्त मुकम्मल तौर पर मैकनाइज यानी मशीनों से कैसे की जा सकती है। स्टे विद अस।
पाकिस्तान में धान की काश्त की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा मसला लेबर का है। लेबर जब कद्दू में लाभ लगाती है तो ये बहुत मेहनत तलब काम है और दूसरा बर वक्त लेबर मिलती नहीं। इसके अलावा लेबर जो लाभ है उसकी जड़ वाला हिस्सा तोड़ देती है, जिससे प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाती है और अल्टीमेटली फी एकड़ पैदावार मुतासर होती है। ये जो मशीन है इसमें 1 से 2 लीटर डीजल खर्च आता है, जो लेस देन 500 रुपीज़ इसकी कॉस्ट बनती है। ये पूरे एकड़ में 10 से 15 मिनट में जो राइस है वो ट्रांसप्लांट कर देती है। जबकि लेबर की अगर बात करें तो लेबर इस वक्त 12 से 13 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ चार्ज कर रही है 1 एकड़ में लाभ मुंतकिल करने का। तो इसलिए जो मशीन है ये बहुत कारआमद चीज़ है, ख़ास तौर पर राइस के बिज़नेस में। और जो फार्मर अफोर्ड करते हैं उनको ज़रूर बाय करनी चाहिए, और जो अफोर्ड नहीं करते उनको जो भी उनके पास मशीन है उससे ये सर्विसेज ले लेनी चाहिए। क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन की अगर बात करें जिससे आपकी औसत पैदावार कम होनी है या ज़्यादा होनी है, तो ये जो मशीन है ये 80,000 पौधा भी लगा देती है। जबकि आपकी लेबर जो है वो मैक्सिमम 35 से 40 हज़ार पौधा लगाती है, उसमें भी 10 से 15% जो आपके पौधे हैं वो चलते नहीं है, मर जाते हैं। तो इसलिए जो मशीनी काश्त है उससे किसानों को ही अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। मशीनी काश्त की सूरत में नर्सरी की काश्त भी ट्रे में की जाती है, जिसकी वजह से पनीरी जमीन से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ ट्रे उठाकर मशीन में रख दिए जाते हैं। किसान लाभ की जमीन से निकलवाई का भी 4,000 रुपए फी एकड़ तक बचा सकते हैं। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शकाकू में धान की फसल पर तहकीकी काम चलता रहता है और कुछ वेराइटीज बैन की जाती हैं और कुछ नई वेराइटीज डेवलप की जाती हैं। पाकिस्तान में आजकल ब्लैक राइस के नाम से इंडिया और चाइना से स्मगल होके भी जा रहा है, जो हमारी मकामी इंडिजिनस ब्रीड है, जो हमारा जर्म प्लाज्म है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। आइए आपको बताते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी वेराइटीज़ हैं जो हुकूमत ने बैन कर दी हुई हैं और कौन सी वेराइटीज़ हैं जिसको लगाकर किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तहकीकी इदारा बराए चावल काला शकाकू 1926 से धान पर तहकीकी काम कर रहा है और अब तक 29 मुख्तलिफ इक़साम के चावल मुतारफ करवा चुका है। चावल की दुनिया की इनकलाबी वैरायटी बासमती भी इसी इदारे की काविशों का नतीजा है। बासमती की इजाद के बाद चावल की दुनिया बासमती और नॉन बासमती में तकसीम हो गई। इसके अलावा गुज़श्ता 4 सालों में इदारे ने किसान बासमती 2019, सुपर बासमती 2019, सुपर गोल्ड, KSK 111H और PK 2021 एरोमेटिक वैरायटीज मुतारफ करवाईं, जिन्हें किसानों में बहुत पजीराई मिली। हाइब्रिड और चंद बासमती इक़साम का बीज किसान गैर कानूनी तरीके से इंडिया और चाइना से पाकिस्तान ला रहे हैं। किसानों का कहना है कि मकामी बीज की फी एकड़ पैदावार कम होने के बायस वो इम्पोर्टेड बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से इंपोर्ट किया गया काला चावल भी किसानों में काफी पजीराई हासिल कर रहा है, जो आइंदा सालों में हमारे चावल के जर्म प्लाज्म के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इंतजामिया अभी तक इसे रोकने में भी नाकाम है। दीगर फसलों की तरह धान के काश्तकार भी मिडलमैन और प्रोसेसर के हाथों मजबूर और बेबस नजर आते हैं। सीजन में फी 40 मन मूंजी किसान से 2 से 3 हज़ार रुपए में खरीदी जाती है और प्रोसेसिंग के बाद उसी मूंजी का 40 किलो चावल सारिफ तक पहुंचते पहुंचते 10 से 12 हज़ार रुपए में हो जाता है और प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा 500 से 1000 रुपए आती है। आइए आपको बताते हैं कि किसान धान से क्या कमाता है, क्या लगाता है। धान की फसल के अखराजात की बात की जाए तो फी एकड़ जमीन की तैयारी, बीज, खादें, अद्वियात, पानी और जमीन का ठेका सब मिलाकर 1 लाख से 1,20,000 रुपए तक बनते हैं। गुज़श्ता साल हमारी औसत पैदावार 40 मन थी। 40 मन अगर 3500 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो तो ये 1,40,000 रुपए की इनकम बनती है। यानी 6 माह मेहनत करने के बाद किसान सिर्फ 20 से 30 हज़ार रुपए मुनाफा कमा रहा है। किसान ने तो सिर्फ अखराजात ही पूरे किए, मगर दुख की बात यह है कि आम सारिफ तक पहुंचते पहुंचते यही चावल 12,000 रुपए तक फी मन हो जाता है। इक्तदार के ईवानों में बैठे जुमादारान से सारफीन और किसानों का एक सवाल कि इतना मुनाफा कौन खा रहा है? क्या मिडलमैन और प्रोसेसर का मुनाफा हुकूमत रेगुलेट नहीं कर सकती?
मुनफरिद जायका, रंगत, खुशबू और साइज के लिहाज से पाकिस्तानी चावल दुनिया भर में पसंद किया जाता है। हम चावल पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 10वें नंबर पर आते हैं। हमारी फी एकड़ पैदावार इंतहाई मायूस कुन है। हम सिर्फ 40 मन फी एकड़ पैदावार ले रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया फी एकड़ पैदावार 100 मन ले रहा है। आइए चावल पैदा करने वाले 5 बड़े ममालिक का जायजा लेते हैं। 2011 मिलियन टन सालाना पैदावार के साथ चाइना दुनिया का सबसे बड़ा चावल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। 158 मिलियन टन के साथ इंडिया दूसरे नंबर पर, इंडोनेशिया 77 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पर, बांग्लादेश 52 मिलियन टन के साथ चौथे नंबर पर, वियतनाम 43 मिलियन टन के साथ 5वें नंबर पर और पाकिस्तान 9 से 10 मिलियन टन सालाना पैदावार के साथ दुनिया में 9वें नंबर पर विराजमान है। कानून के मुताबिक पाकिस्तान में 20 मई से कबल चावल की पनीरी लगाना गैर कानूनी है, मगर किसान अप्रैल के महीने में ही पनीरी लगा देते हैं और मई में उसको मुंतकिल भी कर दिया जाता है ज़मीन में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अब मई का महीना है और इस वक्त चावल काश्त तो हो चुका है। आजकल नए ट्रेंड के मुताबिक गुज़श्ता 3-4 साल से किसान चावल की 2 फसलें ले रहे हैं। एक फसल 60 दिन की है जो मई और जून में काश्त होती है और जुलाई के दरमियान काट ली जाती है और उसी वक्त दूसरी फसल लगा दी जाती है जो फर्दर 90 डेज में यानी 90 दिन में तैयार हो जाती है। इस तरह किसान एक साल में 2 फसलें ले रहे हैं। अब 20 मई का कानून किसने इम्प्लीमेंट करवाना है और ना इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके फ्यूचर में नुकसानात क्या हो सकते हैं, ये किसी को कुछ पता नहीं। गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान में किसान साल में चावल की 2 फसलें ले रहे हैं। हाइब्रिड चावल के लिए पनीरी की काश्त अप्रैल में ही कर दी जाती है, जबकि मई में नर्सरी खेत में मुंतकिल कर दी जाती है और जून जुलाई में ये फसल तैयार हो जाती है। बासमती इकसाम की काश्त के लिए नर्सरी वस्त मई में लगाई जाती है और हाइब्रिड चावल बर्दाश्त करने के बाद ये नर्सरी उसी जमीन में मुंतकिल कर दी जाती है, यानी एक ही जमीन से साल में चावल की 2 फसलें। महकमा ज़राअत के मुताबिक साल में 2 फसलें हमारे इकोसिस्टम को खराब कर रही हैं, जबकि किसानों का कहना है कि महकमा ज़राअत अपना क्रॉप कैलेंडर अपडेट करे। चावल की फसल में बहुत सी बीमारियां और बहुत से हशरात हमला करते हैं, जिससे फी एकड़ पैदावार मुतासर होती है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शकाकू लिए चलेंगे, जहां से माहिरीन से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बीमारियां हैं, कौन से हशरात हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मुख्तसर ब्रेक। पाकिस्तान में चावल का काश्तकार इंतहाई कसमपुर्सी की जिंदगी गुजार रहा है। वो मुश्किल से अपने अखराजात ही पूरे कर पाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जितना चावल पैदा किया जाता है उस हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा, इसके लिए आपको चंद राइस एक्सपोर्टर्स के पास लिए चलते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान की चावल की एक्सपोर्ट उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। राइस एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की आफ्टर टेक्सटाइल, और हम इसी गवर्नमेंट से यही इल्तजा करते हैं कि जो इस तरह हमारे साथ अभी नेगोशिएशंस में हमारी मेक्सिको और रशिया की और ओपन हो रही है, एक्सपोर्ट्स की बात चल रही है और उसमें हम काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जल्द रीओपन हो जाएंगी और उससे हमारी और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि हमारा इसमें ताउन करें हमारे साथ। पाकिस्तान में चावल के इस वक्त एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक तो अनस्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़, पेस्टिसाइड्स के भी बहुत ज़्यादा इशू हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल पे पूरे करने चाहिए और उस गवर्नमेंट लेवल पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट्स नहीं हो रहे। जैसे फार्मर्स पे जो स्प्रे हो रहे हैं, जो दवाइयाँ अद्वियात यूज़ हो रही हैं किसानों के, ख़ास तौर पे फसल पे जो किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, किसानों को एजुकेट करने का इस वक्त टाइम है, जिसके तवज्जो से हम लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे 3 मुख्तलिफ जगह पे हम लोग सेमिनार्स कर चुके हैं। पाकिस्तान में बेसिकली जो गवर्नमेंट की तरफ से वो 2 रिसर्च सेंटर हैं, एक सिंध में, एक हमारा काला शकाकू रिसर्च सेंटर है। काला शकाकू रिसर्च सेंटर में अभी तक 96 के बाद से कोई भी ऐसा सीड नहीं आया जो कि हमारा सुपर बासमती की जगह ले सके, और सुपर बासमती को अभी तक हम ग्रो कर रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके
ऑल्टरनेट कोई सीड आए और वो सीड हमारे लिए आगे जाके हमारी पैदावार बढ़े और हमारे किसानों को अच्छा उसका ईल्ड मिले। तो इस वजह से काला शकाकू रिसर्च सेंटर की कोशिश कर रहे हैं वो भी काफ़ी अरसे से कि कोई ऐसा सीड निकले जो कि अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। बीच में उनके सीड्स आए हैं लेकिन वो कोई ऐसे कामयाब नहीं हुए। तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि मज़ीद उस पर उन्हें एडवांस करा जाए। हमारे साथ माहिर हशरात डॉक्टर अरशद मौजूद हैं। डॉक्टर अरशद का 14 साल का तजुर्बा है चावलों की फसल के हवाले से। उनसे पूछते हैं कि चावल की फसल को कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और कौन कौन से हशरात अटैक करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले फरमाइएगा कि कौन कौन से हशरात हैं, इंसेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में चावलों की फसल के ऊपर ज़्यादा कॉमन हैं। धान के जो आम ज़र्रसा कीड़े मकोड़े हैं उनमें सबसे पहले तो धान के तने की सुंडियाँ हैं। ये 3 किस्में हैं बुनियादी तौर पे। एक हम उसको जर्द सुंडी कहते हैं, एक वाइट सुंडी कहते हैं और एक गुलाबी सुंडी को कहते हैं। किसान भाइयों से एक गुजारिश है कि जब आप दूसरे कीड़े कंट्रोल करते हैं तो कोशिश करें कि आप जो दानेदार जहर हैं उनका इस्तेमाल करें। माया जहरें कम से कम इस्तेमाल करें, उन्हीं जगहों पे इस्तेमाल करें जहां आपके पास पानी की कमी है। तो वो कुछ जेनेरिक मेडिसिन बता दें किसानों को। जी, बुनियादी तौर पे इस वक्त जो हमारे पास जो कार्टेप है, कार्बोफ्यूरान है, हमारे पास वो हम इस्तेमाल करते हैं, थायमिथॉक्सम है। ये मुख्तलिफ हमारे पास ये रिकमेंडेड जो है महकमा ज़राअत की जो सिफारिशात के तहत हर आपके जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है और उसके जो अप्रूव होती है उसके आगे फसल का नाम लिखा होता है। चावल की चावल पे आपने इस्तेमाल करनी है, कपास वाली दवाई आपने चावल पे नहीं करनी। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसानों को बर वक्त इकदामात करना होंगे मुख्तलिफ बीमारियों और इंसेक्ट्स के खिलाफ ताकि धान की फी एकड़ अच्छी पैदावार ली जा सके। क्वालिटी के लिहाज से दुनिया भर में बेहतरीन समझा जाने वाला चावल बासमती राइस है और बासमती सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में पैदा किया जाता है। इसीलिए बहुत अरसा इंडिया पाकिस्तानी चावल को अपनी ब्रांडिंग के साथ फरोख्त करता रहा और आज भी हमारे सरकारी ज़राए के मुताबिक इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान से चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी अदालत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि बासमती 1933 में इसी खित्ते से इजाद हुई जहां अब पाकिस्तान वाक़ई है, इसलिए इस वैरायटी की रॉयल्टी भी पाकिस्तान का हक है। जबकि इंडिया का मौक़िफ़ है कि उस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर्स नहीं थे, इसलिए ये हमारा हक है। कभी इम्कानात हैं कि बासमती चावल की रॉयल्टी दोनों ममालिक के हिस्से में आए। हमारे साथ इस वक्त राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शकाकू के डायरेक्टर सैयद सुल्तान अली साहब मौजूद हैं। सर, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ब्लैक राइस का जो बीज है वो ब्लैक होके आ रहा है, कौन ला रहा है ये? एक्चुअली जो ब्लैक राइस है ये इसका ज़्यादा सोर्स तो चाइना है, लेकिन ये जो वैरायटियाँ आ रही हैं ये है जैपोनिका टाइप, जो बिल्कुल कह लें कि शॉर्टेस्ट यानी ग्रीन होता है। किताबी बातें तो ये हैं कि इसके अंदर जो है ना वो कहा जाता है कि इसके अंदर 23 डिफरेंट किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो किताबों की हद तक तो बहुत अच्छा है और उन वैरायटीज़ के अंदर भी होगा जो चाइना में एक्चुअल किंग राइस के नाम से होती हैं। सर, क्या पाकिस्तान में जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने इसका टेस्ट किया है और चेक किया है कि क्या ये सारी क्वालिटीज़ उनमें मौजूद हैं? जो वैरायटी हमने बनाई हैं उनको हमने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी जो है उसकी ISO लैब को हमने सैंपल भेजे हैं, हमने गुजरात यूनिवर्सिटी को इसके सैंपल भेजे हैं और सऊदी अल रियाद यूनिवर्सिटी है उसको इसके सैंपल भेजे हैं। होपफुली विद इन अ मंथ उसके रिजल्ट आ जाए। तकरीबन 3 साल से ये माफिया एक्टिव हुआ है, मुसलसल लग रहा है चावल, तो हमने टेस्ट इस साल करवाए हैं। पहले 2 सालों में हम इससे टेस्ट क्यों नहीं करवा सके, उसको बर वक्त क्यों नहीं रोका जा सका? नहीं, वो शुरू में तो आया ना कि मतलब लोग इतने ज़्यादा उससे नहीं अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन लास्ट ईयर जो है ना काफ़ी ज़्यादा रखने पे लगा। सर, इजाज़त कौन देता है? गैर कानूनी बीज पाकिस्तान में कैसे आता है? हमारे तो इदारे बने हुए हैं जिन्होंने गैर कानूनी स्मगल को रोकना था। जी, एक्चुअली तो किसी को भी कोई भी अदारा ऐसा नहीं है जो इसकी इजाज़त दे। ये ऐसे ही चोरी छुपे बीज आते हैं, जैसे कुछ कह लें कि इंडिया से लोग विजिट्स करने आते हैं पाकिस्तान आमतौर पे, तो वो अपने जो मजहबी रसूमात हैं उनकी अदायगी के लिए आते हैं, तो वहाँ से वो ये कह कर लाते हैं सीट के ये हमने वहाँ की जो हमारी रसूमात है मजहबी रसूमात, वहाँ पे हमने ये चावल जो है ना वहाँ पे यूज़ करना है। सर, कोई इदारा होगा इसको रोकने वाला, कौन है वो इदारा, वो क्यों नहीं रोक रहा?
उसमें यह है कि कुछ इसमें रजिस्ट्रेशन के हवाले से तो हमारा फेडरल का अदारा है, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो इसका काम है कोई भी वैरायटी कोई भी यहाँ पे जो पंजाब में या पाकिस्तान में लगनी है उसकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है उसकी होना। हमारे ज़राए से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान में जो राइस इंपोर्ट होके आ रहा है, बल्कि जो राइस का सीड इंपोर्ट होके आ रहा है उसमें जीएमओ पॉजिटिव आया है। तो आप नहीं समझते कि अगर ये स्केल अप हो गया तो हमारी जो एक्सपोर्ट है यूरोप में जो हम नॉन जीएमओ के नाम पे करते हैं वो डिस्टर्ब होगी? हमारी कमर्शियल वैराइटीज़ हैं उसमें तो हमने तमाम टेस्ट करवाए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी के अंदर भी ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। जिसके चांसेस थे कि जिस तरह हाइब्रिड्स आ रहे हैं चाइना से या इंडिया से या किसी और जगह से भी, तो उनको चेक किया जाता है और चेक करने की ज़रूरत भी है। तो एक आधे सैंपल के अंदर ये शोर हुआ था पहले कि भाई ये इसमें जीएमओ वगैरह का है। देखिए राइस हमारी एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, लेकिन बेच उसको इंडिया रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में है। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इंडियंस को ना बेचें। इंडिया ले कहाँ से रहा है वो राइस? इंडिया लगा रहा है अपना भी लगा रहा है राइस, लेकिन जो बासमती राइस है हमारा, उनके बहुत सारे लोग हमारे ही मिलों के अंदर आके बासमती का ठप्पा लगा के यहाँ से वो चावल जाता है। आज भी जा रहा है, मैं बिल्कुल सरेआम कह रहा हूँ, आज भी जा रहा है। रोकने वाला वो अब मैं और आप तो नहीं रोक सकते, हम तो हाईलाइट ही कर सकते हैं। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जब तक हम किसानों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनकी तैयार करदा मसनूआत अच्छे रेट पे नहीं खरीदेंगे, तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता और सेक्टर तरक्की नहीं कर सकता। खुशाइंद बात है कि चावल के ज़ेरे काश्त रकबा मुसलसल बढ़ रहा है और हमारी एक्सपोर्ट भी गुज़श्ता साल रिकॉर्ड पर रही, मगर बदकिस्मती से किसान को चावल के पैसे पूरे नहीं मिल रहे। वो बामुश्किल से अपने अखराजात ही पूरे कर रहा है। हुकूमत अगर किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे तो किसान ज्यादा चावल ग्रो कर सकते हैं और हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़री हालात हाजरा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साइम रशीद साहब ने ज़री हालात हाजरा पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। साइम साहब फरमाइएगा, पाकिस्तान में मुसलसल आम की पैदावार कम होती जा रही है और लास्ट ईयर हमारी एक्सपोर्ट भी कम हुई और इस साल मज़ीद कमी का खतरा है, ये क्या वजूहात हैं? आम की जो पैदावार में कमी है उसकी सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह तो आम के जो बागात थे, जो एस्टेब्लिश एरियाज थे, इनके ऊपर आपने हाउसिंग सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी हैं। आम के लिए पाकिस्तान को प्रॉपर IPM प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, जिससे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट लॉन्च करनी चाहिए और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को बैन लगाना चाहिए कि आम के बागात के एरियाज़ में कोई और फसल ना काश्त की जाए और ना ही इनके एरिया में कमी लाई जाए। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कैश क्रॉप है और हमें बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का मार्जिन दे सकती है। साइम साहब, इस साल बारिश और जो ओले ज़ालाबारी हुई है उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको किस तरह रिकवर कर सकते हैं किसान? देखें, जो बारिश का ज़ालाबारी का नुकसान है उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, वो नॉन रिकवरेबल होता है। लेकिन वो जो आपका मौसमियाती नुकसान है उसका असरात जो से वो ये तो यही है कि हम मौसम की जो प्रैक्टिस करें उसको अडॉप्ट करें और अपने जो बागात हैं उनके अंदर ऐसी कल्चर प्रैक्टिसेस करें कि हमारे जो फल है वो इन मौसमी जो मुश्किलात उनका सामना कर सकें। हमने लाहौर में जो दरियाए रावी है इसके साथ साथ जो एरिया था बड़ा जरखेज़, उसको ज़राई मकासद के लिए डेवलप करने की बजाय वहाँ गवर्नमेंट ने हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च कर दी, रूडा ने वहाँ अपना काम शुरू कर दिया हुआ है, किसानों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह तो हमारी ज़राअत तबाह हो जाएगी? देखिए, ये एक बहुत गलत स्टेप लिया गया है। 1 लाख एकड़ ज़मीन पे आप अर्बन डेवलपमेंट, रावी अर्बन डेवलपमेंट के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया आपने और ये सारी की सारी इंतहाई ज़रखेज़ बागात और सब्जियों की ज़मीन थी और लाहौर शहर की आबादी के लिए जो सब्जियों का लाइफ साइकिल है वो इसी रकबे से मोस्टली आपका फुलफिल होता था। तो ये हुकूमतों के सोचने के काम है। हुकूमतें जब इसमें कमीशन एजेंट बन जाती हैं और वो ब्रोकर का काम अंजाम देती हैं तो माफियाज़ के हाथों वो ब्लैकमेल हो जाती हैं सिर्फ मफादात के लिए। फिर माफियाज ऐसे ही प्रोजेक्ट लेके आते हैं जिनके ज़रिए पैसे को 1 से 2, 2 से 4 किया जा सके दिनों के अंदर। साहब, हीट वेव इस वक्त चल रही है पाकिस्तान भर में, किन किन फसलों को क्या नुकसानात हो सकते हैं और किस तरह किसान इस नुकसान से फसलों को बचा सकते हैं? देखिए, हीट वेव का सबसे बड़ा नुकसान तो बागात को होगा, जहाँ पर इस वक्त आपका छोटा फल है जो कि अभी राइपनिंग की स्टेज से बहुत दूर है, वो गिर जाएगा, शेडिंग हो जाएगी। तो उसका हल ये है कि आप बागात में मुनासिब पानी, मॉइस्चर बरकरार रखें और अमाइनो एसिड्स का और मल्टी न्यूट्रिएंट का स्प्रे करें ताकि वो अपनी उनकी स्ट्रेंथ जो है उनकी मजबूती बढ़े और वो सेहतमंद रहें। जी साइम साहब, पाकिस्तान भर की मौसमी सूरत हाल जानने के लिए इस वक्त हम असलम चौधरी साहब के पास चलते हैं। असलम साहब, फरमाइएगा आइंदा हफ्ता किस किस जगह बारिश के इम्कानात हैं?
शुक्रिया बिनियामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल इस तरह रहेगी। पंजाब में इस्लामाबाद समेत अपर पंजाब में कहीं कहीं तेज़ आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है और पंजाब के बाकी इलाकों में लू चलेगी और साउथ पंजाब में शदीद गर्मी होगी। सिंध में कराची समेत आलमोस्ट पूरे सिंध में मौसम गर्म और शदीद गर्म बल्कि रहेगा। बलूचिस्तान में क्वेटा समेत अक्सर मुकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। केपी में पेशावर समेत अपर केपी जिसमें मालाकंड डिवीज़न, हज़ारा और पेशावर डिवीज़न, इनमें हल्की बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आने वाले वीक के दौरान बारिश का इम्कान है और टेम्परेचर थोड़ा उस साइड पे कम होगा। जी ठीक है सर, फरमाइएगा आइंदा हफ्ते दर्जा हरारत क्या रहने के इम्कानात हैं पाकिस्तान भर में? जी, टेम्परेचर की बात की जाए तो इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि साउथ पंजाब में कई मकामात पर टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सिंध में कराची में टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। क्वेटा में मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पेशावर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गिलगित में 33 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साम साहब फरमाइएगा, गर्मी है और शदीद गर्मी है। देखें बिन्यामिन साहब, ऐसा है कि ये तो इस वक्त पहले ही प्रेडिक्टेड था कि मई के अंदर जो से नंबर ऑफ हॉट डेज होंगे वो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये शदीद लू की लहर है, इस वक्त गर्मी की लहर है। इसका मुकाबला करने के लिए फसलों को अमाइनो एसिड का स्प्रे करवाया जाए और पोटाश दी जाए, पानी के साथ मॉइस्चर बरकरार रखा जाए, फसलें इस असर से, गर्मी की शिद्दत से मुतासिर नहीं होंगी। बाकी पूरे पंजाब में कहीं बारिश नहीं है, तो ये एक लिहाज से कह सकते हैं कि खुशहाली का हफ्ता रहेगा। और KPK वगैरह में बारिशें मामूल के मुताबिक हैं, लेकिन वो उधर चूँकि फसलात इतनी काश नहीं है, वहाँ पे आपके बागात हैं, उन बागात पे आड़ू है, आपका आलू बुखारा है, खुबानी है, तो उनके जो जायका है और उनका जो साइज़ है उस बारिशों से वो बेहतर हो जाएगा। जी साइम साहब, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।